रात के 12:40 हो रहे थे। सब रूम नंबर 333 में जहाँ-तहाँ पड़े थे। संदीप उर्फ सैंडी अपनी स्लिम कमर को पकड़कर अनिरुद्ध के बेड पर खड़ा था। विशाल पानी से भरी बाल्टी में अपना सर डुबोए था। व्हाट द हेल! कल पूजा क्या बोलेगी? उसने बाल्टी से अपना सर निकालते हुए कहा। अबे कुछ भी कहो, वो मार लग रही थी। बस उसका थोड़ा गुस्सा निकाल दे तो। अनिरुद्ध मेरे बेड पर पैर फैलाते हुए बोला। साले उसके उसी गुस्से ने तो मेरा दिल जीत लिया। देखा शायरी कैसे उमड़ उमड़ के बाहर आ रही थी। और पार्टनर भाई, तू मालिश बहुत अच्छा कर ले। साजन ने विशाल को चिढ़ाते हुए बोला। और भी बहुत कुछ करता हूँ, बताऊं? विशाल भड़कते हुए बोला। साजन जौनपुर का रहने वाला था। वो अक्सर भोजपुरी लैंग्वेज यूज करता था। अनिरुद्ध की तरह उसे भी जौनपुर से बहुत लगाव था। जब भी बहस होती तो वे सबसे पहले जौनपुर के पैदा हुए आईएएस ऑफिसर के नाम बताता, जो आईएएस में सबसे ज्यादा सिलेक्शन के लिए मशहूर है। इस छोटी सी रैगिंग की वजह से हम पांचों का एक ग्रुप बन गया था। हम जहां तहां पड़े अपने रैगिंग के बारे में बातें कर रहे थे। अचानक सैंडी उठकर बैठ गया। आनंद, साले पहले ये बता कि तू 1 मिनट में उसके लिए शायरी कैसे बना लिया? सब मेरी तरफ देखने लगे, जैसे मैंने किसी मुर्गे को इंसान में बदल दिया हो। पता नहीं यार, मैंने कैसे बोल दिया, बस अपने आप ही बन गई। मैंने कहा, चल सुबह कॉलेज जाना है यार। विशाल अपने बालों को कपड़े में बांधे सबसे पहले वहां से भागा। थोड़ी देर बाद साजन और सैंडी भी चले गए। हमारे रूम एक दूसरे से अगल बगल थे। चल गुड नाइट, सुबह मुझे भी जल्दी जाना है, अनिरुद्ध ने चद्दर में छिपते हुए कहा। आज की रैगिंग के शिकार हुए सब अपने अपने कमरे में जा चुके थे। मैंने भी अपनी कॉलेज लाइफ में बीते 10 दिनों का जायजा लेने के लिए अपनी आंखें बंद की। मैं अपने घर को याद करने लगा। मैं पहली बार घर से दूर पढ़ने आया था। यहाँ की लाइफ बिल्कुल अलग थी। हमें एक टाइम टेबल पर चलना था। यहाँ खाने का एक फिक्स टाइम और एक फिक्स मेनू था। सुबह सुबह 9 से 4 तक क्लास, फिर शाम को नाश्ता और रात को डिनर तक का सफ़र। एक तरह से हम जेल में थे, जो 7 बजे तक लोहे की जंजीरों से बंद कर दिया जाता था। आप उससे बाहर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। यहाँ रात 2 बजे के बाद ही होती थी। सब अपने अपने काम में मशगूल थे। कुछ के लिए माहौल काफ़ी अच्छा था। वो यहाँ अपने मन का कुछ भी कर सकते थे। कोई बांसुरी में मस्त था, कोई गिटार में, कोई पढ़ाई में, तो कोई अपनी गर्लफ्रेंड में। यहाँ बिजली कभी कभी ही जाती थी, वो भी कुछ 10 सेकंड के लिए। पर इतने टाइम में लड़के वार्डन की माँ बहन को याद कर लेते थे। शुरू में 1-2 दिन मुझे भी यहाँ अच्छा नहीं लगा, पर जहाँ अच्छे दोस्त बन जाएं, फिर वहाँ आपको अच्छा बुरा सोचने का भी टाइम नहीं मिलता। आप जिस माहौल में रहते हैं, वहाँ के वातावरण भी धीरे धीरे ढलने लगते हैं। वहाँ की चीज़ों को आप अपनाने लगते हैं। मैं भी इस पूरे माहौल के अनुकूल होने लगा। मुझे अपनी ज़िंदगी के 4 साल इस कॉलेज में बिताने थे। ये 4 साल हमारे ज़िंदगी की असल दिशा को निर्धारित करने वाले थे। अचानक बंद आंखों के पीछे एक चेहरा दिखने से मेरी आंखें खुल गईं। ये वही चेहरा था जिसे मैंने कॉलेज की सीढ़ियों पर देखा था। वो चेहरा जिसे देखकर मुझे अच्छा लगने लगा था। उसकी परेशान आंखें बार बार मुझे परेशान कर रही थी। काश उसने भी मुझे एक बार देख लिया होता। पता नहीं किस ब्रांच की होगी। वो कहते हैं ना, इंसान दिन भर किसी के साथ रहे, पर रात को सोते वक्त उसे वही चेहरा याद आता है जिसे वो सबसे ज़्यादा पसंद करता है। क्या मैं फिर कभी उस चेहरे से मिल पाऊंगा? जो भी हो, पर अभी मैं उस चेहरे के बारे में और जानना चाहता था। कई दिन बीत चुके थे। मैं हर दिन क्लास के बाद उस चेहरे को खोजने के लिए बाहर निकल जाता कि शायद वो मासूम चेहरा कहीं भीड़ में फिर से मुझे दिख जाए। लेकिन उस दिन के बाद जैसे वो गायब ही हो गई।
हम हर दिन बस मेन ब्लॉक की रिसेप्शनिस्ट को देखकर वापस लौट जाते। शायद उसे ही इस काम के लिए रखा गया था ताकि लोगों का कॉलेज से विश्वास न उठ जाए। अगले 5 दिन भी ऐसे ही बीते। सब पढ़ाई में व्यस्त हो गए। भारी भरकम असाइनमेंट मिलने लगे। डेली क्लास करने की धमकी उसके साथ बिल्कुल फ्री थी। हमें हर दिन क्लास करके अपने इंटरनल नंबर बनाने थे। मैं उस चेहरे को लगभग भूल ही गया था। हर रात को रूम नंबर 333 में 1 घंटे की संसद की बैठक होती, जहां मैं, विशाल, सैंडी, साजन अपनी दिन भर की बातों का पोस्टमार्टम करते थे। हम 5 लोगों का अच्छा ग्रुप बन गया था। लोग हमें पांडव कहकर बुलाने लगे। अब धीरे धीरे हम हॉस्टल की लाइफ में ढल रहे थे। किसी के घर से कॉल आने पर संसद को कुछ देर के लिए स्थगित करना पड़ता था। संसद में कोई भी कुछ भी टॉपिक उठा सकता था। साजन को जल्द ही सिगरेट ने अपना मित्र बना लिया था और वो अक्सर कहता, सुट्टे के बाद उसके अंदर से सारी शायरी बाहर आने लगती है। इस पर अनिरुद्ध बार बार उसे उसकी आयु के घटने के बारे में बताता और उसके सामने इंटरनेट पर कई रिपोर्ट का जिक्र कर देता। हाँ, ये वही है, वही चेहरा, लंबे खुले बाल, वही कॉलेज ड्रेस। सीजीएच से गुजरते हुए क्लास खत्म होने के बाद मैंने उसे देखा। वो कैंपस में घूम रहे छोटे बच्चों के साथ खेल रही थी, जो अभी ठीक से चलना सीख रहे थे। वो बच्चे उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। बच्चों के नज़दीक आकर वो फिर उनसे दूर चली जाती और बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़ते और वो भी उनकी हंसी में शामिल हो जाती। उसके पास उसके होठों के रंग का बैग था जिस पर नाइकी लिखा हुआ था। मैं सामने कैंपस में लगे अशोक के पेड़ के पीछे छिपकर उसे देख रहा था। 6 घंटे की बोरिंग लेक्चर के बाद भी वो इतनी खुश दिख रही थी। आज उसके चेहरे पर उस दिन की तरह कोई परेशानी नहीं झलक रही थी। वो बेपरवाह होकर बस अपनी धुन में उन बच्चों में एक बच्ची लग रही थी। वो मेरे अपोजिट थी। कैंपस के रूट के दूसरी तरफ रास्ते में जा रहे स्टूडेंट से मुझे उसकी वो हंसी देखने में रुकावट आ रही थी। मैं उसकी तरफ जाना चाहता था। मैं फिर से उसे खोना नहीं चाहता था। मैंने अपने बालों पर हाथ फेरा, अपनी बाहर निकली शर्ट को सही किया। मैं उसे उसका नाम पूछने जा रहा था। अचानक सामने कुछ जाने पहचाने चेहरों को देखकर मैं रुक गया। हिटलर मैम और वही लंबा जिराफ कमलेश्वर, आज एक और नए लड़की के साथ। वो हाथ में बास्केटबॉल को लेकर अपनी उंगलियों पर नचा रही थी। उसने घुटने से थोड़े ऊपर तक की स्कर्ट और टी शर्ट पहन रखी थी। वो उस लड़के से बातें करते हुए बास्केटबॉल कोर्ट की ओर जा रही थी। मैं उसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था और मैं शायरी सुनाने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं था। मैं पेड़ के पीछे छिपकर उनके जाने का इंतजार करने लगा। उन सबके जाने के बाद मैंने देखा अब वो बच्चे वहाँ अकेले थे। मैंने चारों ओर नजरें घुमाई पर वहाँ उन बच्चों के अलावा और कोई न था। 11 बजे हमारी संसद शुरू हो गई। विशाल ने एक गोल टोपी पहन रखी थी, जैसा फिल्मों में हंटर लोग पहनते हैं। अधभरी हालत में वो दीवार पर सर लगाए मेरे बेड पर पड़ा था और ऊपर चल रहे पंखे को निहार रहा था। हम सब उसके चारों ओर बैठे थे, जैसे हम किसी मैयत में आए हों। देख, तूने वही किया जो तुझे करना चाहिए था। लड़कियां होती ही ऐसी हैं, साजन ने उसे समझाते हुए कहा। इस कॉलेज की लड़कियां माँ बाप से नहीं संभलती, तुझसे क्या घंटा संभलेंगी? पर हुआ क्या? मैंने ना समझ बनते हुए पूछा, जबकि अनिरुद्ध मुझे उसके ब्रेकअप के बारे में पहले ही बता चुका था। सैंडी इस बहस में शामिल ना होते हुए अपने पसंदीदा साइट फ्लिपकार्ट पर कुछ सर्च कर रहा था, जो उसका रोज का काम होता था। अबे छोड़ उसे, 6 दिन घुमाने के लिए काफी होते हैं। हमरे जौनपुर में होती तो 2 दिन में ओके औकात दिखा दे। साजन पूरे जोश में और गुस्से में लग रहा था।
वो हर बात का फैसला गुस्से में और फौरन करता था। विशाल अब भी शांत पड़ा, पंखे पर अपनी मजबूत नजरें गड़ाए था। विशाल, तुझे आराम से चलना चाहिए। ये लव मैटर है, जल्दबाजी सही नहीं। मैंने एक अच्छा एडवाइजर बनते हुए कहा। लव? साले, तू तो उससे लव भी करने लगा था, साजन ने भौहें मरोड़ते हुए कहा। सब विशाल की तरफ देखने लगे, मानो उसने संविधान का कोई नियम तोड़ दिया हो। हाँ, थोड़ा सा हो गया था यार, विशाल पंखे में नजरें हटाते हुए बोला। अनिरुद्ध ने अपनी हंसी दबाते हुए मुझे कोहनी मारी। अनिरुद्ध उसके इस ब्रेकअप से बहुत खुश था। मैंने पहले ही बोला था कि इतनी जल्दी सीसीडी मत ले जा। सैंडी ने अपने बगल में रखे 3 अलग अलग बैंक के एटीएम कार्ड को अपने पर्स में रखते हुए बोला। साजन ने इस बात पर अपनी सहमति जताई। भाई, इसीलिए कहता हूँ, सिंगल रहो अपन की तरह और लाइफ को करो एंजॉय। उसने सिगरेट की एक और कश लगाई। साजन का फोन बजने लगा। उसने सिगरेट को पैर से रगड़ते हुए फोन उठाया। हेलो। हाँ भाई। क्या? अच्छा ठीक है, थैंक्स। उसने जल्दी ही फोन रख दिया। सब उसकी ओर घूरने लगे। अबे, वार्डन राउंड पर निकला है, सब अपने रूम में चलो। वो विशाल की ओर इशारा करते हुए वहां से निकला। अब तुम क्या करोगे विशाल? मैंने साजन के जाने के बाद उससे पूछा। वो उछलकर बैठ गया। यार अनंत, मुझे लगता है भावना भी मुझे लाइक करती है।